नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सिनम्बर पटेल ने भ्रष्टाचार और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांटकर सर्वे करने का निर्णय लिया। अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सिनम्बर पटेल और कर्मचारी सप्ताह में 3 रहेंगे दौरे पर। संपूर्ण मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के 7 से लेकर 70,000 करोड़ की वक्फियों प्रॉपर्टी। सिनम्बर पटेल अध्यक्ष वक्फ बोर्ड ने कहा कि जब तक मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं करा लेता तब तक ट्रेन नहीं बैठूंगा। वहीं इसके लिए हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितनी है एक 33,417 वक्फ संपत्तियां हमारे पास इंदराज हैं और वक्फ स्टेट्स जो हैं वो 14,968 वक्फ स्टेट्स हमारे पास इंदराज हैं। सब जिन लोगों ने वक्फ किया था संपत्ति जिस मकसद से किया था, क्या लग रहा है आपको उनके मकसद में वो अपने कामयाब हो गए या उनका मकसद अधूरा रह गया? देखिए, ये इससे अच्छा और इससे नेक काम मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि दुनिया में इस प्रकार के जो काम है वो अपने आप में एक बड़े उदाहरण के रूप में आना चाहिए कि वक्फ एक इंसान अपनी संपत्तियों को स्थायी दान के रूप में समाज हित में और वक्फ कर दे और ये कहे कि ये अब कभी भी हस्तांतरणीय ये हो गई है, कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से उनकी जो वाकिफ़ की मंशा है उस पर 100% काम होना चाहिए, लेकिन कहीं काम नहीं हो पा रहा है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। अभी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वक्फ से होने वाली आय का जो 50% पैसा है वो शिक्षा पर हम खर्च करवाने वाले। तो क्या आपको लगता है कि सिनम्बर पटेल साहब संपूर्ण मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति को महफूज कर पाएंगे? नहीं, सिनम्बर पटेल क्या हस्ती है। सिनम्बर पटेल तो एक सामान्य इंसान है, लेकिन हम सब लोग मिलकर जो हमको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से मेरा पूरा वक्फ बोर्ड, मेरा जो पूरे बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके साथ, अधिकारियों को के साथ मिलकर, हमारे सीईओ के साथ मिलकर, आप जैसे जो इंटरेक्चुअल्स लोग हैं उनके सहयोग से हम इस पर पूरे का पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। रसूखदार लोगों के कब्जे में है, कई मंत्रियों के पास है वक्फ की संपत्ति, कई विधायक काबिज है, उनसे कैसे वापस लेंगे? देखिए, आपने मेरे 3 महीने का जो लगभग 3 माह पूरे होने वाले हैं उस कार्यकाल को देखा होगा कि छोटों से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई बड़ों से ही होती है। नोटिस जब यहाँ से जारी होते हैं तो बड़ों के खिलाफ ही होते हैं। कितने बड़ों के खिलाफ नोटिस जारी हुए हैं? तो वो आपको पता है कि मैंने सुना है, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग बोलते हैं कि जिन लोगों को कभी नहीं होते थे उनको पहली बार हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और आसानी से कब्जा कर लेते हैं और अभी तक होता हुआ आया है। क्या अभी एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं, एक नया इतिहास लिखेंगे आप यहाँ से? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। वक्फ की संपत्तियों पर अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता है तो वक्फ एक्ट की धारा 54 हमको अधिकार देती है कि धारा 54 के तहत सीईओ इसकी सुनवाई करे और उसके आदेश दे, और उस बेदखली के आदेश पर अगर अमल नहीं होता है तो 54(4) में हम लोग वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने का हमको अधिकार है। और 54(4) में जब वक्फ ट्रिब्यूनल उसका निर्णय दे देती है तो 55 में संबंधित एसडीएम को अधिकार दिए गए हैं कि वो उस पर कार्रवाई करके उसको बेदखल करें। कई लोग मैं ये देखने में आया है कि पिछले 5-7 सालों से ट्रिब्यूनल में और ख़ास करके वक्फ बोर्ड के अंदर जो सीईओ सुनवाई करते हैं धारा 54 के तहत, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। हमने इस पर तेज़ी लाए और तेज़ी लाकर हमने हर दिन वक्फ बोर्ड में धारा 54 की सुनवाई हो, उस पर फैसले हों, इस पर कार्रवाई चालू कर दी है जो निरंतर जारी है। कई लोग वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति को कब्जा करते हैं आपके शिकायत करते हैं, उनका नाम गुप्त रखा जाता है, या फिर जिन पे हमले हो रहे हैं उनके लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, लोग इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि वो ये कहें कि हमारा गुप्त रखा जाए, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए तो हम निश्चित रूप से उनका नाम गुप्त रखेंगे। जैसे अभी एक प्रोफार्मा आपने बनाया है, वो 10 संभागों में मध्य प्रदेश में 10 संभाग बनाकर आपने डिवाइड किया है, जिसमें कि वो लोग जांच भी करेंगे, वही सर्वे करना है उन्हीं 10 संभागों में। उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई हमने नया काम नहीं किया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शासकीय दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से 10 संभागों में हमारा मध्य प्रदेश के 52 जिले बटे हैं, उसी प्रकार से 10 संभागों के डिविजनल अधिकारी वक्फ बोर्ड में भी काम करते आए हैं। अब हमने ये किया है कि ये जो डिविजनल अधिकारी हैं
अब जब यहाँ देखने में आया कि हजारों शिकायतें एक एक डिवीज़न में पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं शिकायतें अनेक ऐसी जो सही भी है और अनेक ऐसी जो गलत शिकायतें, तो भौतिक सत्यापन हमको नहीं पता है, हमने भौतिक सत्यापन नहीं किया है कि हमारे पास जो 14,968 वक्फ स्टेट्स हैं और उसके अंतर्गत 33,417 संपत्तियां हैं वक्फ की, तो उन वक्फ संपत्तियों की भौतिक स्थिति क्या है, वहाँ पर वो वक्फ की संपत्ति है नहीं है। अगर संपत्ति है तो जितनी हमारे पास दर्ज है उतनी संपत्ति है कि नहीं है, अगर उतनी भी है तो उन संपत्तियों का क्या यूज हो रहा है। वहाँ पर हमको आवासीय दिखाकर, और वहाँ पर कई जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं, कई जगह कमर्शियल यूज हो रहा है, कई जगह संपत्तियाँ कम हो गई है या वक्फ भी नहीं बची है। तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पर हमारे अधिकारी जाएंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे, ऑडिट करेंगे, तब हमको सही स्थिति पता चल पाएगी। ये जो 10 लोग आप 10 संभाग में जिन लोगों को 3 दिन आप घर से भेजेंगे, 3 दिन अपने वो संभाग में रहेंगे, तो उसका खर्च क्या शासन उठाएगा या वक्फ बोर्ड की तरफ से रहेगा या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष उठाएंगे इनका? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। असल में इन चीज़ों के भौतिक सत्यापन हो, सही तरीके से ऑडिट हो, इन्हीं कारणों से हमने इस बात को तय किया है कि अब हमारे जो संभागीय अधिकारी हैं वो संभागीय हमारे अधिकारी कर्मचारी ऑडिट वालों के साथ लेकर और अपने अपने संभागीय क्षेत्र में जाएंगे, और संभागीय क्षेत्र में हमने उनको एक प्रारूप निर्धारित कर दिया है। वो 14 बिंदुओं के प्रारूप पर पूरी जानकारी लेकर और वापस आएंगे। तो उनके, आपने सवाल उठाया है कि उनके खर्च का क्या होगा। निश्चित रूप से जब वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के काम से जा रहे हैं तो ऐसा आवश्यक खर्च, ऐसा जरूरी खर्च सब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड निश्चित रूप से उठाएगा। और मुझे लगता है कि जब आप नेक नियत से, जब आप पवित्र भाव से समाज के बीच जाते हैं तो समाज भी दोनों बाहां फैलाकर आपके लिए वहाँ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। नहीं, तनख्वाह कम है, वो 3 दिन का सफर है, काम ज्यादा रहेगा। नहीं, जो जरूरी है सब मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज खान का प्रदेश का दौरा शुरू हो गया है। मालवा क्षेत्र का दौरा कर बताया कि समय कम है, काम ज्यादा है। दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और अगली सरकार फिर शिवराज सिंह के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस सपने देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी मिली है, कैसा महसूस कर रहा हूँ? देखिए, क्या है कि 2023 और 2024 के चुनाव करते हैं, काम बहुत अधिक है और समय बहुत कम है। इसको देखते हुए मुझे आज 20 दिन हुए हैं पदभार ग्रहण के बाद से, मैंने 12 जिलों का प्रवास किया है। तो आपको जो आपके 12 जिले, 20 दिन की नियुक्ति में 12 जिले का आपने संगठन को लेकर दौरा किया और अल्पसंख्यक समाज के बीच में गए, तो क्या आपको कुछ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर अल्पसंख्यक समाज में कुछ नजर आई या आपको ताकत से लोगों ने मदद की? क्या है कि जब मैं प्रवास कर रहा तो जिस भी जिले में गया या जिस मंडल से गुजरा मैं, वहाँ पर एक लोगों में उत्साह है, उत्साह का वातावरण था। क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन कल्याणकारी जो योजना है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरा प्रवास रहा और प्रत्येक जिले के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैंने निर्देशित किया है कि हमको इन योजनाओं को लेकर जन जन तक जाना है और इसमें निश्चित हम सफलता प्राप्त करेंगे। जब भाई महंगाई को लेकर भी आपको कहीं विरोध का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मतलब सिर्फ जो कोई स्थानीय मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई, लोगों से जो योजना है हमारी सरकार द्वारा चला जा रही है उन पर हमारी बात हुई और बाकी हमको अच्छा मतलब ये कि उसमें आप उसके मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, हम फिर जनता के बीच जाएंगे तो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना है, इसमें 36% मुस्लिम महिलाओं को फायदा हो रहा है और आज जो गरीबी रेखा के अंदर जो मुसलमान अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर इसकी कोई जिम्मेदार है तो देश की कांग्रेस रही है जिसने हमेशा मुसलमानों का दोहन किया है और मुसलमानों की शिक्षा नीति और उसकी आर्थिक स्थिति कभी कोई। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि आप
बंटवारे की, बांटने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मतलब ये है कि मुसलमानों का दोहन किया ना, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। अगर मुसलमानों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देती तो उसको ये कहना नहीं पड़ता कि सब बंटवारा कौन कर रहा है, सबके सामने लग रहा है। आज अगर बंटवारे की बात होती तो मुसलमानों को जो योजनाएं मिल रही है वो योजना का लाभ नहीं मिलता उनको। क्या आपके जरिए मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को कुछ फायदा पहुंचेगा? निश्चित पड़ेगा भाई। हम जब जाएंगे जनता के बीच बैठेंगे, जनता के बीच बैठ के बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, सरकार की नीति के बारे में जब बताएंगे तो निश्चय हमें उसका फायदा होगा। हमारा मकसद है 51% वोट बैंक का शेयर करना, हम करेंगे इंशाल्लाह, हमें उसमें फायदा मिलेगा। आप क्या जनता को क्या संदेश मेरा यही कहना है कि इनके कांग्रेसियों के बहकावे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर काम कर रही है। इस सब में सब भागीदारी हो, नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के कोटे से निश्चित बहुत बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी आपको मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व के तौर पे देखिए, ये पार्टी का लुकआउट है, पार्टी की सोचे जहाँ लगता है पार्टी को। अभी मैं गया प्रवास में तो कई ऐसे पार्षद मुझे मिले जहाँ के मुस्लिम बहुल संख्या अधिक थी, वहाँ हिंदू कैंडिडेट जीता है। जहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, हिंदू कैंडिडेट भी जीता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जब शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उसके आधार पर मुस्लिम वर्ग सतर्क तो हुआ है, जागरूक तो हुआ है। बीजेपी की समरसता संदेश यात्रा मामले को लेकर बीजेपी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सब कर रही है। के मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिन पार्टी का जन्म ही जहर घोलने के लिए हुआ है और आज वह समरसता यात्रा निकाल रहे हैं। मिश्रा ने आगे कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, फूट डालो और शासन करो की नीति पर बीजेपी काम करती है। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि हम आज से नहीं हमेशा से समरसता का संदेश देते चले आ रहे हैं। कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। तो वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 18 सालों से आज तक इनके लिए कोई आदिवासी और दलित भाई बहन याद नहीं आए। के नाम से घबराया हुआ है। जो सर्वे रिपोर्ट आई हैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है, बीजेपी पीछे है। इसलिए अब शिवराज पे विश्वास नहीं रहा हाईकमान को। इसलिए बार बार अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी बार बार फ्रिक्वेंटली इनका दौरा हो रहा है ताकि ये आगे कुछ चमत्कार कर सके। पर अब कोई भी आ जाए, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार जिस चेहरे को हमने नकार दिया शिवराज के 2018 में, 2023 में उसको पास नहीं करें। मिट्टी और जल एकत्रित करके, देखिए मेरा मतलब है कि संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर धर्मशाला बनाना है। 18 साल में 3 बार शिवराज चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री 3 बार घोषणा कर चुके कि उज्जैन में बनाएंगे। दलितों का विश्वास खो दिया कि 3 बार घोषणा करने के बाद ये व्यक्ति नहीं बना रहा है। अब स्थान परिवर्तन करके सागर किया गया और नरेंद्र मोदी साहब को लाया जा रहा है ताकि उनका चेहरा रख के ये जो इनके खिलाफ वातावरण बना उसे दूर किया जाए। मेरा कहना है कि हमारे दलित भाई बहनों की याद 18 साल बाद है। चुनाव है 3 महीने पहले आपको याद आ रही है। मंदिर बने इसके पक्षधर हैं, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार यदि भाजपा करेगी तो धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार भाई बहनों ने ठान लिया। खड़गे जी का दौरा कैंसिल हो गया। देखिए वो बात वही है ना जो मैं बता रहा हूँ। 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा सागर में था। जानबूझ करके एक दिन पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का दौरा इन्होंने भाजपाइयों ने तय किया ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा फेल हो जाए, सभा फेल हो जाए। आप जानते हैं कि जिस जगह प्रधानमंत्री आता है वहाँ सारे साधन, बसें, जीपें, गाड़ियाँ, टेंट, ये हर चीज़ ऑक्यूपाई हो जाती है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के उसमें कोई साधन इन्हें मिले नहीं। तो ये एक घिनौना षड्यंत्र है। कर्नाटक में ये प्रयोग कर चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब। 60 सभाएँ की, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11-12 सभाएँ की।
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक में पास हुए, कांग्रेस की सरकार में नरेंद्र मोदी। सर आज उत्पीड़न महिला उत्पीड़न की बैठक भी है और सीएम को चूड़ी भेंट करने वाली भी है महिलाएं कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए होना ही चाहिए ना, सीधी में एक आदिवासी युवक पे बीजेपी का बेशर्म नेता पेशाब करता है। पूरे देश और दुनिया ने देखा, सर भारत का शर्म से झुका। अभी छतरपुर में एक युवक पे मल लपेटा गया। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार, अभी दलित बेटियों के साथ रेप हुआ, जगह जगह हो रहा है। तो निश्चित रूप से लैंड ऑर्डर फेल है, एक फेल्योर मुख्यमंत्री के प्रशासन में हम लोग रह रहे हैं। तो ऐसे समय महिला कांग्रेस का उत्पीड़न विभाग यदि ये कार्य कर रहा है तो बिल्कुल सही समय पर करना चाहिए। आदिवासियों की 35 विधानसभाओं में को लेकर के निकालना होगी, जो कांग्रेस है वो वोट की राजनीति करती है। हम क्यों करेंगे भाई, निकालो ना। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, पंडित जी 18 साल बाद आपको दलित भाई बहनों की याद आ रही? ये प्रश्न तो विपक्ष में बैठा हुआ एक व्यक्ति पूछ सकता है। 18 साल बाद जब खिसकती दिखी ज़मीन भाजपा को, तब दलित भाई और आदिवासी भाई याद ही आएंगे। थैंक यू सर। मैं कह रहा हूँ ना, आदिवासी भाई बहन और दलित भाई बहन ये शिवराज को याद आते हैं, चुनाव के 3-4 महीने पहले याद आते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, आपका चैनल कितना दिखाते हैं। ये देश दुनिया सब देख रही है कि क्यों आदिवासी जिलों में माफ़ किया बिजली का बिल, इसलिए कि वोट खरीदना है। पर मध्य प्रदेश की जनता ने, चाहे अनुसूचित जाति के भाई बहनों, जनजाति हो, अल्पसंख्यक पिछड़ा लोग, सब ने ठान लिया कि इस भाषण हुए चेहरे को हम निपटाना। पर नरोत्तम जी तो कह रहे हैं कि जो हमारी समरसता संदेश यात्रा है सर, जिस भारतीय जनता पार्टी ने वसुधैव कुटुंबकम और समरसता जो हमारे संविधान में उल्लेखित होकर हमारी प्रगति और देश के हित का परिचायक है, उससे इतर सिर्फ और सिर्फ जहर घोला है। अब वो आज समरसता यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही जिस गर्भ में हुआ है वो फूट डालो और राजनीति करो के तहत हुआ है। जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े कर सिर्फ सत्ता बनाने के लिए इंसानियत को रौंदा है, आज वो समरसता की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश दलित अत्याचारों में नंबर 1, मध्य प्रदेश माफियाओं के राज में नंबर 1, मध्य प्रदेश हत्याओं में नंबर 1, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्याओं में नंबर 1। उसके बावजूद भी ये बेशर्मों की फौज समरसता यात्रा निकालने की बात कर रही है। मैं इसको ले लो शुरू से। मंदिर निर्माण की बात करने के पहले भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के नाम पर 90 के दशक में 8,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे, यह हम नहीं कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया था कि 8,000 करोड़ रुपए इस देश की जनता ने मंदिर निर्माण के लिए दिया है। ईंटें गई थी वो तो नहीं मालूम, भाजपा के दफ्तरों में लग गई होंगी, मगर वो 8,000 करोड़ रुपए किस बैंक में है, किस प्रांत में है, उन 8,000 करोड़ का ब्याज कितना हुआ और उसका खाता नंबर क्या है, पहले वो बता दें। जिनका मंदिर निर्माण सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए होता है, उनसे हिंदुत्व, धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और मंदिर निर्माण की बात एक मजाक लगती है। मेरा निशाना पूरी भारतीय जनता पार्टी पे है और ये जनता की आवाज़ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीतिक दल के दफ्तर में बोल रहा हूँ, मगर जनता हिसाब मांग रही कि वो 8,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं। मैं इसको ले लो शुरू से। मंदिर निर्माण की बात करने के पहले
भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के नाम पर 90 के दशक में 8,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे, यह हम नहीं कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया था कि 8,000 करोड़ रुपए इस देश की जनता ने मंदिर निर्माण के लिए दिया है। ईंटें गई थी वो तो नहीं मालूम, भाजपा के दफ्तरों में लग गई होंगी, मगर वो 8,000 करोड़ रुपए किस बैंक में है, किस प्रांत में है, उन 8,000 करोड़ का ब्याज कितना हुआ और उसका खाता नंबर क्या है, पहले वो बता दें। जिनका मंदिर निर्माण सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए होता है, उनसे हिंदुत्व, धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और मंदिर निर्माण की बात एक मजाक लगती है। मेरा निशाना पूरी भारतीय जनता पार्टी पे है और ये जनता की आवाज़ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीतिक दल के दफ्तर में बोल रहा हूँ, मगर जनता हिसाब मांग रही है कि वो 8,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा और गैंगरेप के विरोध में आम आदमी पार्टी मंगलवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। रोटी टॉकीज चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और मणिपुर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपकी प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा, मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। मणिपुर में 83 दिन से हिंसा हो रही है, घर स्कूल जलाए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ घटनाओं से पूरा देश शर्मसार हो गया है। जिन प्रदेशों में चुनाव है वहाँ मोदी जी 2-2 बार जा चुके हैं, लेकिन मणिपुर में बहनों की उनको याद नहीं आ रही। पीएम एक शब्द नहीं बोल रहे, जो उनके खिलाफ बोलता है उसे संसद से बर्खास्त कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं। निकल गया है हुकूमत। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में 83 दिनों से हिंसाओं की घटना हो रही है। वहाँ पे लोग बेघर हो रहे हैं। 170 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। घरों को जलाया जा रहा है, स्कूलों को जलाया जा रहा है वहाँ पर। और एक अपने आदिवासी महिलाओं के साथ जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है, इससे पूरा देश शर्मसार है। इसे एक महिला की नहीं है, पूरी देश में महिलाओं का अपमान हुआ है, शर्मनाक घटना हुई है। वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन पूरा सो रहा है, मिलिट्री वहाँ पे कोई भेजी नहीं जा रही है। और जो केंद्र में बैठे मोदी जी हैं, वो जहाँ पे चुनाव 2-2 दौरे लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मणिपुर में उन्होंने अभी तक कदम नहीं रखा है, ना उसके बारे में एक शब्द बोल रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ की सरकार, जो मणिपुर की सरकार, भाजपा की राज सरकार है, पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रपति नाम के साथ संदेश देती है कि जो वहाँ की राज सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, और जो हमारी जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो इतना बड़ा शर्मनाक घटना हुई है उसको फांसी की सजा दी जाए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कुछ खास लाभ देगा? बिल्कुल, हम लोग सब खुद महिलाएं हैं, हम लोग
महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं और महिलाओं के लिए ही काम करेंगे पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ ने प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार पर आज मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच किया और मुख्यमंत्री का पोस्टर भी जलाया। काफी तादाद में महिलाओं ने प्रदर्शन में पहुंच के विरोध दर्ज कराया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच किया और पोस्टर भी जलाया। मुख्यमंत्री का हाथों में चूड़ियां लिए महिलाओं ने मांग की मुख्यमंत्री से आखिर मामा मध्य प्रदेश की बहन और भांजियों को न्याय कब मिलेगा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर महिलाओं को रोका और प्रदर्शन को खत्म करवाया। प्रियंका किरार, अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ। क्या कर रही हैं आप? पूरे मध्य प्रदेश में लगातार हमारी बहन और बेटियां और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें अपनी भांजियां और लाडली बहना बोलते हैं, उन लाडली भांजी और बहनाओं के साथ लगातार सामूहिक रेप, लूट, डकैती, हत्याओं की घटनाएं लगातार घट रही हैं। हमारी वो बहनें जो अनाचार से पीड़ित हैं, उनकी थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। विदिशा की घटना है जहां एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण, आरोपी की गिरफ्तारी के नहीं होने के कारण एक बेटी को आत्महत्या करना पड़ी और उसके पिता को भी आत्महत्या करना पड़ी। ये हमारे मध्य प्रदेश के बहन और बेटियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को चूड़ियां भेंट करने जा रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश की बहन और बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम है। उनके साथ लगातार अन्याय की घटनाएं घट रही हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को चूड़ियां पहन लाना चाहिए और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। पंचायत चुनाव से पहले पंचायत संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संगठन का आरोप है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। भाजपा सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में जो कटौती की थी उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया। वहीं जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों की विवेकाधीन राशि भी रोक ली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम ठप पड़ गए हैं। इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदेश भर से जुटे जिला और जनपद पंचायत सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस घेराव करने का प्रयास किया।
गिरफ्तारी वाहन कहाँ पर उसको कॉल करना आपका मजमा गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो दया करके ठीक है सर, त्रिस्तरीय पंचायती राज के धरने पर आप आए थे कि क्या इनकी डिमांड है और जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? देखिए, हम तो अपने वचन पत्र में उस बात को ले रहे थे। प्रमुख मांग हमारे इन साथियों की त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वदलीय संगठन की मांग ये है कि सन 1992 में जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय जो पंचायती राज को अधिकार दिए गए थे वही की वही पुनः लागू किया जाए। हमने अपने वचन पत्र में प्रमुखता से उस मांग को रखा है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ आया हूँ मतलब इनकी मांग मंजूर करने के हिसाब से कि सरकार बनेगी और 1992 के अधिकार वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। मेन मांगी हुई है सर, लगातार मांग ये लोग कर रहे हैं। हाँ। तकरीबन एक साल का हो गया इनका कार्यकाल भी हो गया। सरकार क्यों? देखिए, शिवराज सिंह चौहान समझने को तैयार नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे बुला लेते हैं। 4 बार संगठन के लोगों को बुला लिया है कि नहीं आज तुम्हारा अधिकार दूंगा, नहीं आज तुम्हारा अधिकार दूंगा, लेकिन 4-4 घंटे बैठने के बाद किसी मंत्री को भेज देते हैं मांग पत्र लेने, खुद मिल के कोई बात नहीं करते हैं। तो ये आदमी जनहित के मुद्दों से भागने वाला है। ये मेरा चलो बेटा। बीजेपी की समरसता यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान दिया, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज सरकार को समझ चुका है। शिवराज जी के चेहरे पर अब जनता भरोसा नहीं करती है। सरकार कोई भी नाटक कर ले, जनता तैयार बैठी है। अमित शाह के दौरे पर गोविंद सिंह ने तंज भी कसा है। दलित आदिवासी पिछड़ा समाज सरकार को समझ चुका है। शिवराज जी के चेहरे पर अब जनता भरोसा नहीं करती है। सरकार कोई भी नाटक कर ले, जनता तैयार बैठी है। अमित शाह के दौरे पर गोविंद सिंह ने तंज कसा। अमित शाह के पास मणिपुर हिंसा देखने का समय नहीं है। मणिपुर में अशांत है और लोगों की हत्या हो रही है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। अमित शाह को वहां देखने का समय नहीं है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। एमपी की जनता अमित शाह को बर्दाश्त नहीं करेगी। लाडली बहना योजना के एक बार फिर फॉर्म भरे जाने पर बोले डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रदेश की सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। शिवराज सरकार की नींव अब डूबने वाली है। और संत रविदास यात्रा की आज हरी झंडी देख रहे हैं, दिखाएंगे और संत रविदास का मंदिर भी बनेगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी आएंगे। चुनाव के लिए सीएम भटक रहे हैं। लगातार अनुसूचित जाति के भाइयों पे अत्याचार ढाया जा रहा है। उनके अनुसूचित जाति के लोगों पे मलबे से उनको अभिनंदन कर रहे हैं। छतरपुर में, महाराजपुर थाने में इस प्रकार केवल नौटंकी करके रथ चला के चुनाव में वोट कमाने से अनुसूचित जाति जनजाति की जनता समझ चुकी है। शिवराज सिंह के चेहरे पे अब जनता देखना नहीं चाहती। इस चेहरे को कोई भी नाटक कर लें, सरकारी धन दुरुपयोग कर लें, जनता तैयार बैठी है। लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना बाकी है। कल अमित शाह भी कई बहनें छुट गई थी, मापदंड में बदलाव किया गया। ठीक है, चाहे जिसको कर दें। अब गांव में है कहावत, जब आदमी मरने लगता है तो दान दक्षिणा करता है। शिवराज सिंह जब आता है तो उन्होंने कहा भैया घटघटे पे आ गए, हेमराज जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा बहनों को दान कर दो, भांजियों को दान कर दो, इनको ज़मीन दे दो, उनको सोना दे दो। वही हालत शिवराज सिंह की सरकार की है। शिवराज सिंह की सरकार की नाव डूबने वाली है, इसलिए वो सब खजाना लुटाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। खजाना खाली है,
घर में नहीं है दाना, अम्मा चली बनाना, वो किस्सा शिवराज सिंह का हो गया है कहाँ पैसा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक एक साल से भत्ता नहीं दे पा रहे, जो भोजन बनाती हैं बच्चियां महिलाएं उनको भत्ता नहीं दे पा रहे, कर्मचारियों के समय पर वेतन नहीं दे पा रहे, जनप्रतिनिधियों की जो भत्ता होता है जनपदों जिला पंचायत में उसके बकाए हैं लोगों के, उनको नहीं दे दिया रहा। कहाँ है पैसा? कर्जा लेके हर महीने अपना काम चला रहे हैं और यात्रा निकाल के विज्ञापन छपवा के करोड़ों रुपए गाड़ी जनता की कमाई को लूटने का काम और लुटवाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। आज जिला सभी संगठन के लोगों से भाई राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, करें हुए उसमें कोई आपत्ति नहीं। हर चुनाव आ गया है, अभी तक क्या किया? मध्य प्रदेश के 4.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश को लाद दिया। भ्रष्टाचार के कारण घोटालों का पूरा राज्य में देश में नंबर 1 पर है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। मणिपुर में अभी तक 3 महीने में हजारों लोगों की हत्या हो गई। पूरा मणिपुर अशांत है, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है। वहाँ देखने का समय नहीं अमित शाह जी को। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता यहाँ उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लाडली बहन